कि आप लोगों ने इनहेरेंट रिस्क के बारे में बताना था कि क्या ये लो है, मॉडरेट है या हाई है। कल हम लोगों ने कुछ परसेंटेजेस यूज की थी जब हम लोगों ने ऑर्डर रिस्क निकाला था। कभी हम 90% यूज कर रहे थे, कभी 60 यूज कर रहे थे और कभी 30 या 40% भी यूज किया होगा। कल ये परसेंटेजेस स्टैंडर्ड ने नहीं दी। स्टैंडर्ड इसको मेजर करता है हाई, मॉडरेट और लो। मगर समझने के लिए हमें इनका यूज करना पड़ता है ताकि आपको वो मल्टीप्लिकेशन वाला एस्पेक्ट समझ आ जाए। सवाल ने ये कहा था कि आपने इन 6 अजर्शंस को अपने सामने रखना है और फिर बताना है कि क्या इन अजर्शंस के अंदर जो इनहेरेंट रिस्क छुपा है वो हाई है, लो या मॉडरेट है, और ऊपर से आपने कंपेयर करते जाना था लाइन बाय लाइन। उल्टा स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी ऊपर लाइन आइटम 5, DCL operates a non-funded gratuity scheme for its employees। ग्रेचुटी का क्या कोई हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? किसी स्टैंडर्ड ने बताया हो कि इसको निकालना कैसे है? कोई? कोई भी नहीं। ग्रेचुटी की वर्किंग उन्होंने किससे करवाई होगी? अपने एक्सपर्ट से। और ये वर्किंग हुई होगी बहुत सारी जजमेंट्स और अजम्पशंस की बेस पे। इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा सब्जेक्टिव वर्किंग हुई होगी जिसमें जजमेंट भी ज्यादा है और अजम्पशंस भी ज्यादा है। और मेरे पास वेरीफाई करने के लिए ये भी नहीं, तो मुझे किसको अपॉइंट करना पड़ेगा ये चीज वेरीफाई करने के लिए? एक और एक्सपर्ट को। तो अब आएगा ऑडिटर। अब याद करें 620 ने कहा था कि आप कब इसको लेकर आएंगे? जब एरिया क्या हो? ज्यादा रिस्की। तो इस एरिया में बाय डिफॉल्ट जो इनहेरेंट रिस्क है वो क्या है? हाई। आपने करना ये था, 3 कॉलम बनाने थे। यहां पे आना था वैल्यूएशन फॉर ग्रेचुटी, यहां पे हाई, और यहां पे उसकी रीजन। और रीजन क्या है? ये सारी बात ऐसे करना था ये सवाल। अब आगे देखते हैं एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अ लॉन्ग टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड इन 2007। 10 सालों के लिए था टू फाइनेंस द एग्जिस्टिंग प्लांट। लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन अगर एक कंपनी लेती है तो किससे लिया होगा? नॉर्मली बैंक से लिया होगा। तो यहां पे आ गया लॉन्ग टर्म लोन, ये लिया होगा बैंक से, और एक वर्किंग बैंक ने बनाई होगी और एक वर्किंग इन्होंने बनाई होगी। लॉन्ग टर्म लोन को जब आप फाइनेंशियल्स में शो करते हैं तो पीछे की एक वर्किंग कहलाती है, उसका नाम होता है अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। नाम सुना है कभी? जिसमें उसकी प्रिंसिपल अमाउंट आ रही होती है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा होता है कि जो अमाउंट पे की होती है उसको माइनस करके आपकी वैल्यू आ रही होती है। तो एक वैल्यू तो इस स्केड्यूल के एंड पे आ रही होगी, ऐसा ही है। और एक वैल्यू कहां पे होगी जिसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं? कहां पे होगी? बैंक के पास। तो बैंक को अगर मैंने पूछना है कि भाई इन्होंने जो आपसे लोन लिया हुआ है उसका बैलेंस आपके पास क्या आ रहा है, तो मैं कौन सा प्रोसीजर यूज कर सकता हूं उन 7 में से? एक्सटर्नल कंफर्मेशन,
इसका मतलब है कि एक वर्किंग बैंक ने बनाई हुई है, एक वर्किंग इन्होंने बनाई हुई है, दोनों को आपस में कंपेयर करके मैं बड़ी आसानी से पहुंच सकता हूं। तो इतना इस एरिया में रिस्क नहीं है। अब लो करूं या मॉडरेट करूं, ये सवाल है। तो आप सियासी जवाब देंगे, लो स्लैश मॉडरेट या लो टू मॉडरेट। अगला, वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ये कौन सी होती हैं? अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो स्टॉक में नहीं होती, मगर ये भी अपने शेयर इशू कर सकती हैं। तो इनके शेयर स्टॉक मार्केट में हमें रेडिली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इन शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालने में मुश्किल पेश आएगी। तो इसमें रिस्क क्या है? इनकी फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। अब जो काम आपने किया ग्रेजुटी के साथ, वही काम यहां पे लगेगा, क्योंकि ये भी रेडिली अवेलेबल नहीं होती फिगर, और ये भी फिगर रेडिली अवेलेबल नहीं होती। इसको भी आपको वेरीफाई करने के लिए किसको बनाना पड़ेगा? तो उसका भी रिस्क क्या होगा? हाई। रीजन क्या होगी कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो मार्केट में इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो यहां पे रिस्क हो सकता है, यहां से फ्रॉड किया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है? ओनरशिप राइट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। ये तो आसान था, कम से कम ये तो करना चाहिए था। फिनिश्ड गुड बना के कहां पे रखे होंगे? वेयर हाउस में। वेयर हाउस में मेरा सामान पड़ा हुआ है, मुझे अपनी ओनरशिप वेरीफाई करनी है। वो वेरीफाई करना आसान है या मुश्किल है? आसान है। कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्शन, जाएं, जाके क्या कर लें? इंस्पेक्ट कर लें, और मैनेजमेंट से लिखवाएंगे भाई इसमें जो जो सामान पड़ा हुआ है वो सारा आपका है, आपके अलावा किसी और का नहीं है। तो आप क्या इजीली वेरीफाई कर सकते हैं उसकी ओनरशिप। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास प्रोसीजर्स कम है या ज्यादा? ज्यादा। तो रिस्क क्या होगा? लो टू मॉडरेट। वो भी कर सकते हैं। तो फिनिश गुड के लिए इट विल बी लो टू मॉडरेट। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, वो कहता है इन एडिशन टू होलसेलर्स आपके पास गवर्नमेंट भी है और रियल एस्टेट भी है जिसको आप माल बेचते हैं। यानी कि इन्होंने अपने कस्टमर्स को सेग्रीगेट किया हुआ है। तीन तरह के हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट, रियल एस्टेट और होलसेलर्स। सेल जो वो करते हैं उसके पीछे कंट्रोल लगा हुआ है कि सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है कि उधार पे माल देना है या नहीं देना। हाउएवर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर ऑफन डिलेड। गवर्नमेंट जो है वो पैसे डिले कर देता है। सिक्योर्ड है। एक इनके पास अथॉरिटी भी बैठी हुई है। गवर्नमेंट बेशक लेट करी है, मगर गवर्नमेंट से पैसे आना हमेशा क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। रियल एस्टेट वाले भी बाय डिफॉल्ट इतनी जल्दी से बैंकरप्ट नहीं होते। अब अगेन इसका भी रिस्क हाई होगा या लो होगा? लो होगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे आपने बैंक से वेरीफाई किया है थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो यहां में भी 505 लगा के आप उसकी वैल्यूएशन वेरीफाई करवा सकते हैं। तो रिस्क क्या होगा? लो। वही लो लिख लें, स्लैश डाल के मॉडरेट लिख लें, या लो टू मॉडरेट लिख लें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, फर्स्ट लाइन पे आ जाए। DCL इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग इन पुअर इकोनॉमिकल जनरल कंडीशंस, और इसको सामना है टफ कंपटीशन का, क्योंकि मार्केट में लो प्राइस्ड सीमेंट भी अवेलेबल है। फैक्ट्री का पूछ रहा है या फैक्ट्री प्लांट का पूछ रहा है? फैक्ट्री प्लांट, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरफ आ जाए। स्टैंडर्ड कौन सा? 16 के साथ क्या लगेगा? 36। अब 36 बेसिकली क्या करता है? हमें इम्पेयरमेंट की वर्किंग देता है
कि कैसे इम्पेयर करना है, फॉर्मूला क्या है, मगर कितना इम्पेयर हुआ है ये चीज सब्जेक्टिव है, और ये डिटरमिन कौन करेगा आके, उनका एक्सपर्ट, और उसको काउंटर कौन करेगा आके, हमारा एक्सपर्ट। तो इस केस में भी दो एक्सपर्ट शामिल हो गए हैं, एक मैनेजमेंट का और एक ऑडिटर का। तो यहां पे भी रिस्क क्या होगा मेरा, हाई। अब जरा गौर करें, क्या मैं यहां पे एक्सपर्ट को लेकर आया था, क्या मैं यहां पे भी लाया हूं, और मैं यहां पे भी लाया हूं, और तीनों केसेस में रिस्क क्या है। और जिन केसेस में मेरे पास 2 से 3 प्रोसीजर्स हैं वेरीफाई करने के लिए, वहां में रिस्क क्या है, ऑटोमेटिकली कम हो गया था। तो ये सवाल ऐसे होने वाला था। हाँ, ये रेडली मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती, अनलिस्टेड। ये मार्केट में इतनी आसानी से इसकी वैल्यूएशन आपको मिलती ही नहीं है। इसको अगर आपने वैल्यू करवाना है तो आपको एक एक्चुअली बुलाना पड़ेगा, वो आके उसको वैल्यू करेगा, यानी कि एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। उसके पास अपने टूल्स होंगे। अच्छा जी, अब आए जरा मेन मुद्दे पे आज के। एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, सवाल एक दफा पहले रीड करें, फिर हम इसमें से निकालते हैं ऑडिट रिस्क। तसल्ली से एक दफा सवाल रीड कर लें, पूरा रीड कर लें। बड़े टाइम पे आए हो, ये मिटा दूं, मिटा दूं। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में रिस्क का सवाल अटेम्प्ट करने के लिए बैठें, पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये आपने आखिरी घंटे में करना है। दूसरी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि सवाल में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना अच्छा सवाल को रीड करेंगे और अपना दिमाग खोल के सॉल्व करने लगेंगे, सवाल बहुत ही जल्दी और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। स्प्रिंग सोना, क्वेश्चन 11, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। तसल्ली से सवाल पढ़िएगा। हाँ जी, रीड किया। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ ईयू। अच्छा, फर्ज करें ये ईयू नहीं है, ये एसबीआई है, सवाल मजीद आसान हो जाएगा आपके लिए। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ एसबीआई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इतना सवाल यहां तक रीड किया। जो चीज आपको हाईलाइट करनी चाहिए थी वो इसका ईयर एंड था। एसबीआई हैज अ स्टूडेंट बेस ऑफ 2500 स्टूडेंट्स। 2500 जनाब इनके पास बच्चे हैं। It follows a policy of receiving 50% of the fees at start of year। अच्छा, एक चीज और, रिस्क नॉर्मली किस में पाया जाएगा, पॉलिसीज के अंदर। तो पॉलिसीज को देखते हैं। पहली पॉलिसी क्या है कि 50% एट द स्टार्ट, 50% एट स्टार्ट में हम फी ले लेंगे, और बाकी 50% हम लेंगे मिडल ऑफ सेमेस्टर के अंदर। हाउएवर, अब जब भी कहता है ना वर्ड हाउएवर, इसका मतलब आगे कोई पुट्ठी बात करेगा। अगर एक बच्चा बहुत ही कोई अमीर है और वो चाहता है कि सारे पैसे मुझसे आज ही ले लें, तो एसबीआई तो तैयार है।
हाँ, हम क्या करेंगे, उस बच्चे को 10% की डिस्काउंट दे देंगे। तो तीसरी पॉलिसी क्या आ गई, 10% एडवांस नहीं यार, डिस्काउंट। चौथी पॉलिसी, द कॉस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल इज इंक्लूडेड इन द फीस, यानी कि कोर्स के अलग से पैसे नहीं है, फी में शामिल है। कॉस्ट ऑफ बुक्स कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इंक्लूडेड इन फी। सेमेस्टर शुरू हो रहा है दिसंबर में और जून में, आपका कब स्टार्ट होता है, मार्च, और तो लग रहा है कोई सीए फाइनल वाला सवाल है ये, वो दिसंबर और जून के होते हैं। आपने नोटिस किया, अच्छा आप कौन है, यू आर द, आपने नोटिस किया है कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर में आए थे, अभी तक उन्होंने बुक्स को क्लेम नहीं किया। 3 महीने गुजर चुके हैं, यानी इनका सेमेस्टर का हाफ हो चुका। तो 3 महीने के बाद किए नहीं, उन्होंने बुक्स को क्लेम नहीं किया। चलिए सिंपल कर देते हैं इसको, मैं ब्लू से इसलिए लिख रहा हूं कि ये आपने नोटिस किया, ऊपर वाली पॉलिसीज हैं। 30% ऑफ स्टूडेंट्स हैवंट क्लेम्ड। अब दिमाग खोलें अपना, 50% पैसे स्टार्ट पे ले रहे हैं, रिस्क क्या है, 50% पैसे स्टार्ट पे ले रहे हैं, रेवेन्यू जिस टाइम पे लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे और 50% फर्स्ट मंथ में ले रहे हैं, तो या लेंगे दिसंबर में या लेंगे जून में। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे जैसे एक्सपेंस है वैसे वैसे आपको अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए। मगर ये भाई साहब सारे पैसे उसी महीने में ले रहे हैं, 50% ले रहे हैं पैसे, तो रिस्क ये बन सकता है। अब अगेन रिस्क हमेशा क्या होगा, हो सकता है, तभी तो वो रिस्क है कि इन्होंने हैव नॉट अप्लाइड मैचिंग कॉन्सेप्ट, हैव नॉट अप्लाइड मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि सारा रेवेन्यू जो भी इनको आया 50% वाला, वो इन्होंने कहां पे रिकॉर्ड कर लिया, इन ईदर दिसंबर और जून, और अगले महीनों में उसके खर्चे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये ना होगा। तो इनको आइडियली ये रेवेन्यू 6 महीनों पे क्या करना चाहिए था, स्प्रेड करना चाहिए था। यही तो रिस्क है, यही तो लिखना है। अगर वो बता दे कि जनाब इन्होंने इसको फॉलो किया है, तो रिस्क तो खत्म हो गया। ये तो ढूंढना है, ये तो दिमाग चलाना है। अच्छा, 50% पैसे स्टार्ट पे आ गए, सेमेस्टर शुरू हो गया। अगली पॉलिसी ये है कि बाकी पैसे हम कब लेंगे, मिडिल में जाके। तो यहां पे बीच में जब रिजल्ट आएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ड्रॉप आउट, या बच्चे ड्रॉप होंगे या बच्चे कॉलेज आना बंद कर देंगे। और बच्चे कॉलेज के लिए क्या होते हैं हमेशा, कस्टमर्स। तो बैड डेट, प्रोविजन को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सेकंड रिस्क क्या है, सेकंड रिस्क क्या है, हो सकता है कि क्या होने शुरू हो जाए, बैड डेट। तो इनको क्या करना चाहिए, प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बीइंग एन ऑडिटर मैंने चेक कर देंगे क्या इन्होंने प्रोविजन को रिकॉर्ड किया या नहीं किया। तो ये खत्म हुआ यहां से। 50% पैसे मिडिल ऑफ सेमेस्टर में आएंगे, इसके साथ भी यही रिस्क अटैच है कि अच्छा इसका मिडिल क्या होगा, अगर एक बच्चा दिसंबर में है तो मार्च, और अगर जून में है तो सितंबर। हो सकता है कि अगेन ये मार्च
और सितंबर में बाकी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि क्या होना चाहिए था, मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत उसको अगले 3 महीनों में जाना चाहिए। तो इसमें तो यही बात रिपीट हो गई। इस तरफ आए 10% का डिस्काउंट। बचपन में आप लोगों ने ये भी गलती की होगी। क्या होता है, एक सामान हो अगर 100 रुपये का और लिखा हो कि आप अर्ली पेमेंट कर दें या सारी पेमेंट कर दें, तो आपको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, कैश या दूसरा? कैश। 10 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने पैसे बच गए बाकी? एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश कितना आया? 90। डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा? कितने से? 90 से हो गई या 100 से हो गई? 90 वाले कौन कौन है? यही तो मसला है यहाँ पे। 90 वाला कौन कौन है? तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कहाँ पे चार्ज करेंगे आप? तो क्या होगा? मैं 2 एंट्रियां लिखता हूँ यहाँ पे, आपने बताना सही वाली एंट्री कौन सी है। कैश 90, डिस्काउंट एक्सपेंस 10, सेल 100 की, और एक एंट्री होगी कैश 90 और सेल 90। एंट्री ठीक कौन सी है? डिस्काउंट 2 तरह के होते थे, जरा बताएंगे कौन सा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारे पास, दोनों में फर्क बताएं। क्या? किसका नहीं करते ये बताइए ना। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? FR1 में है ये, FR2 में भी होगा ना, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अच्छा, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हो, ये कैश है। एक कैश का, एक ट्रेड कह रहा है, आप साबित करोगे ये ट्रेड डिस्काउंट है। अच्छा, तो कैश कौन सा होता है? कैश होता है सेटलमेंट वाला, जो आप बाद में देते हैं। जो शुरू में दिया जाता है वो कौन सा होता है? वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो अब मुझे बताएं, अगर आप आईकैब में बैठे हो, वो चीज़ दिमाग में ना आ रही हो, तो फिर इतनी फनकारी मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये लिख दें कि रिस्क है कि इन्होंने डिस्काउंट की ट्रीटमेंट सही नहीं की, बस। फंसना नहीं है कि ये ट्रेड है या ये कैश है। अगर तो लॉजिकली साउंड है तो बेसिक एंट्री बना के समझा दें, बट अगर आप वहाँ पे बैठे लॉजिकली साउंड नहीं, आपका ख्याल किसी और जगह पे जा रहा है, तो फिर आपको अपने आप को गलत साबित नहीं करना, सिर्फ ये बता देना है कि इन्होंने डिस्काउंट के साथ जो हरकत की है वो सही नहीं है। रिस्क ये है कि डिस्काउंट की जो एंट्री होगी या जो डिस्काउंट का खर्चा होगा वो सही से एलोकेट नहीं हुआ होगा। अब बाय द वे, ये ट्रेड है या कैश है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो एंट्री कौन सी? हम तो वहीं में खड़े हुए हैं, एंट्री कौन सी पास करूं? नहीं, वो आपको, आप उसको सारे पैसे लेके जाएं, आपको 10% का ऑफर कर देगा। ये ट्रेड है, ये कैश नहीं है। वो तो पॉलिसी है ना कि 10 दिन, ये 10 दिन फिक्स थोड़ी है, कोई एक हफ्ता कर सकता है, कोई 2 हफ्ते कर सकता है। R1 कोई पढ़ा साथ साथ? पास किए व्यवस्था हो गया होगा। अच्छा, वो तो आप सब ने पढ़ी होगी। चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब आपने मुझे कल बताना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगी। मुझे नहीं पता, ये मुझे आपने कल साबित करना है, ये आप मुझे कल साबित करेंगे। हो सकता है कि शायद आपको आईकैब में इस तरह का कुछ ना कुछ सिनेरियो मिल जाए, थोड़ी सी वर्किंग करके आएंगे तो शायद वहाँ बच्चा परफॉर्म कर लें। मैं शायद मॉक में डाल लूँ। खैर,
कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इंक्लूडेड इन फी, क्या रोल है? कॉस्ट ऑफ बुक्स फी में शामिल है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, जो पैसे आ रहे हैं, जो 100 रुपये आ रहा है, ये 100 रुपये में से बुक्स को कितना चार्ज होना है और फी में कितने पैसे जाने हैं। हो सकता है कि वो सारे पैसे किस में चार्ज कर दें, फी में। हो सकता है कि वो सारे पैसे किस में चार्ज कर दें, और अगर गलती से सेग्रीगेट करने बैठ भी जाएं तो सही अमाउंट पे या सही परसेंटेज के मुताबिक सेग्रीगेशन ना। फिर एक और वाला भी है यहाँ पे, ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, चाहे वो कैश है चाहे वो ट्रेड है, बात की डिबेट है, ये रिस्क इसके साथ में जुड़ जाता है कि ये डिस्काउंट आया बुक्स में से देना है, ये डिस्काउंट आया फी में से देना है, या दोनों में से देना है, और अगर दोनों में से देना है तो कितना कितना देना है। हाँ, अगर तो आपको एग्जाम में पक्का आता है तो वो जो होती है टीपी, ट्रांजैक्शन प्राइस, उसके मुताबिक वो जो 5 रूल्स होते हैं वो लगा के सॉल्व कराइएगा, मगर फंसना नहीं है। इस सवाल को अगर करना आ जाए तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, सारी बातें करनी भी नहीं है, मगर अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स ने बुक्स अभी तक क्लेम ही नहीं की, क्या रिस्क है? आपने ऑर्डर बनकर सोचना है, इसमें तो स्केप्टिक हो ज्यादा। हो सकता है कि इन्होंने ईयर एंड के ऊपर 30% बच्चों की इनकम ज्यादा दिखाई हो, बच्चे एग्जिस्ट ना करते हो, जिसकी वजह से उन्होंने बुक्स आके क्लेम नहीं की। चलिए, एक तो ये बात हो गई। एक और बात बता दें, अज्यूम करेंगे कोई फेक सेल्स नहीं है, फिर क्या होगा? वो तो क्लेम नहीं ना कर रहे, चाहे वो छोड़ गए चाहे वो नहीं। मसला क्या है, 30% का स्टॉक पड़ा हुआ है, बच्चा लेके नहीं गया और पैसे चार्ज हुए हैं। मुझे पता है कि बच्चा छोड़ के चला गया, बच्चे ने वापस नहीं आना, और मैंने इन किताबों की रेवेन्यू को फी में शामिल करके रिकॉर्ड कर लिया होगा, मगर क्या ये किताबें गई हैं उसको? मेरे पास स्टॉक में पड़ी नहीं है, रीसेल हो सकती है। खातों में क्या आ रहा होगा, बिक चुकी हैं और रेवेन्यू भी आ चुका है, बट इसको मैं दोबारा से क्या कर सकता हूं, और रीसेल के जो पैसे आएंगे वो जेब में डाल सकता हूं। जो रीसेल करके पैसे आएंगे वो कहां पे जाएंगे? भाई, फ्रंट ऑफिस में किताबें पड़ी हुई हैं, पैकेज में किताबें माइनस हो गई, चले साथ रिकॉर्ड हो रहा है, मिस नाराज हो जाएंगी। मिस मैक ने फिर से किताबें बेच दी, वो पैसे पर्स में डाल लिए, पैसे लेके भाग गए, फिर क्या होगा? फ्रॉड होगा, फ्रॉड होगा। इसको मैं कह सकता हूँ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। खैर पढ़ेंगे FFR। हाँ, दोनों है, वहां से वो खत्म होगा और रिकॉर्ड भी तो माइनस होगा ना। तो ये चीज ऐसे भी सोची जा सकती है। अजम्पशन 1, इन्होंने फेक सेल्स रिकॉर्ड की, बच्चा था ही नहीं, क्यों की? ताकि रेवेन्यू को बढ़ा सके। जब बच्चा ही नहीं था तो पता है कि किताबें नहीं जानी। ये तब होगा जब डायरेक्टर्स खुद इन्वॉल्व हो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये बड़े लेवल की मिसस्टेटमेंट है, फेक सेल्स। छोटे लेवल की मिसस्टेटमेंट ये है कि क्लर्क ने देखा कि यार बच्चा तो किताबें लेने आ ही नहीं रहा, उसने कहा चलो मैं इंतजार करता हूँ, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सेशन खत्म हो गया, बच्चा नहीं आया, तो वो सस्ते दामों सामान उठवाएगा और जाके उर्दू बाजार में बेच जाएगा। और खातों में क्या आ रहा है कि बच्चा अपनी किताबें लेके जा चुका है। तो 7 नंबर के लिए मेरा ख्याल से 7 बातें तो हमने कर ली। इस तरह सोचना है आई कैप के अंदर बैठ के। हाँ,
देयर इज अ चांस कि कंट्रोल रिस्क भी हो सकता है कि उन्होंने बच्चे को बताया ही ना हो, या बच्चे को पता हो और बच्चा भूल गया हो और बाद में उसका दिल ही खत्म हो गया पढ़ने से। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर रिस्क क्या है, या ऊपर से मसला आएगा या नीचे से मसला आएगा, दोनों जगह से क्या है मसले तो हैं। ये सवाल खत्म हुआ, इस सवाल पे आते हैं। सवाल पढ़िएगा, ये मिटा दूं, सवाल पढ़िएगा। आई वॉज मिसिंग बोर्ड इन रूम 4। हाँ जी, तसल्ली से पढ़े सवाल, जितना अच्छा सवाल पढ़ेंगे, जितना अच्छा इवेल्युएट करेंगे चीजें, उतनी ही अच्छा लिख भी पाएंगे। इस सवाल में दो बातें करनी है, आपने BR भी बताना है और AR भी बताना है। तो आपने मैनेजमेंट बन के भी सोचना है और आपने ऑडिटर बन के भी सोचना है। DPL, ड्रैगन का पाकिस्तान का लिमिटेड। पढ़ लिया? अब अगेन रीडिंग, you are the audit senior responsible for the audit of DPL, a listed company। फौरन से लिस्टेड को हाईलाइट कर लेना चाहिए। DPL ऑपरेट्स इन द फार्मा इंडस्ट्री, यानी कि फार्मा को हाईलाइट करना है, जहां पे आपको हाईली रेगुलेटेड रूल्स मिलते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि ये इस तरह की कंपनीज हमेशा ही शिकंजे में होती हैं गवर्नमेंट के। जैसे ही कोई लेफ्ट राइट कोई गलत काम करेंगी, फौरन से इन पे क्या इंपोज हो जाएगा, फाइन। जैसे वो क्या करेंगी, नॉन कंप्लायंस। इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ड्रग ए। इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है स्विट्जरलैंड से। ड्रग ए जो इनका मेन प्रोडक्ट है, अनफॉर्चुनेटली मार्केट में क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी सालों से, एंड इज करंटली सोल्ड एट लो मार्जिन्स। लास्ट ईयर एक कंपेटिटर भाई ने इंट्रोड्यूस किया इसका एक बड़ा ही इंप्रूव्ड वर्जन, ड्रग ए का मच इंप्रूव्ड वर्जन मार्केट में आ गया। Considering the tough competition, all the companies in the pharma industry, including DPL, have to continuously carry out research activities for development of new drugs and improvement of the existing drugs। अब आए पैरा बाय पैरा चलते हैं, 3 पैरा है हमारे पास। फर्स्ट लाइन में तो कोई मसला नहीं है, यहां से मसला शुरू होता है। इट इज ऑपरेटिंग इन फार्मा। तो सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क क्या होगा कि हमें किसी भी टाइम फाइन्स इंपोज हो सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, फार्मा में, और फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि हाईली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है। तो ये आ गया, फाइन्स किसी भी टाइम पड़ सकते हैं, फाइन्स इंपोज हो सकते हैं बाय गवर्नमेंट एज operating in highly regulated industry। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बताइए ऑडिटर की सोच कहां तक जा सकती है।
IAS कौन सा? 37, उसका नाम क्या है? प्रोविजंस, कंटिजेंसीज एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। फाइन्स किसी भी टाइम पे इम्पोज किए जा सकते हैं, यानी कि क्या कंपनी ने IAS 37 की कंप्लायंस करके कंटिजेंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया या नहीं किया? फिर एक बात बताएं, फाइन्स किसी भी टाइम पे इम्पोज किए जा सकते हैं। अगर एक कंपनी पे फाइन पड़ा हो तो क्या कंपनी मार्केट में वो बताएगी कि हमें फाइन पड़ा? नहीं। अगर वो बताएगी तो उसकी मार्केट वैल्यू गिरेगी। एक और आ गया बिजनेस रिस्क। हाँ, क्या? वही मार्केट वैल्यू, गुडविल, कुछ भी कह लो। अच्छा, रिस्क क्या आया कि फाइन्स इम्पोज हो सकते हैं एनी टाइम, एंड अगर कोई हो गया है तो इन्होंने उसको क्या किया होगा? छुपाया होगा, यानी कि एक्सपेंस को अंडरस्टेट किया होगा। तो ऑडिटर ने फौरन से किसके पास जाना है? इनके लॉयर के पास, और जाके उससे पूछना कि भाई बताओ आपने गवर्नमेंट को कितने फाइन पे किए हैं। अब अगेन कंपनी ये तो छुपा सकती है मगर इसकी पेमेंट नहीं छुपा सकती कि अगर आप लॉयर को, क्या हो गया, अगर आप लॉयर को पेमेंट कर रहे हैं तो किसी ना किसी मकसद से कर रहे होंगे। अच्छा, सुकून में सुकून में आने दो, टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है। अच्छा जी, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी टाइम पे इंपोर्ट अगर बंद हो गई फिर क्या होगा? ठप हो जाएगा काम। तो बीइंग अ CFO या CEO, मुझे रिस्क है कि जो मेरी इंपोर्ट है वो किसी भी टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बैन कर सकती है, बंद कर सकती है। अच्छा, हाँ, चलो ये भी आ गया। प्लस इसकी हम ड्यूटीज को बढ़ा सकते हैं। दोनों केसेस में जो रॉ मटेरियल है, अगर ड्यूटीज बढ़ती हैं तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा शक कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है या कम हुई है। तो मुझे यहाँ पे इसको चेक करना है यार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी। नहीं आप नहीं, फिर रहने दो। ये आ कहां से रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। स्विट्जरलैंड में PKR चलता होगा, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट IS कौन सा? 81 21 यानी क्यों है? तो IS 21 की कंप्लायंस, इसमें क्या क्या आता है? क्लोजिंग रेट, स्पॉट रेट सही से उठाया या नहीं उठाया, फिर उसके जो ईयर एंड के ऊपर वर्किंग होती है उसका जो गेन लॉस है वो सही से रिकॉर्ड किया या नहीं किया। यहाँ पे क्या रिस्क है कि ये जो आपका एक्सचेंज रेट है वो हमेशा क्या हो सकता है? फ्लक्चुएट कर सकता है, जिसकी वजह से ये सामान उनको महंगा भी पड़ सकता है और सस्ता भी पड़ सकता है। वापस ले आओ सवालों पे यार, वापस सवाल पे ले आ भाई, टाइम शॉर्ट है। अच्छा, ड्रग ए काफी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा, अभी अभी नहीं, काफी सालों से, और पिछले साल सोने पे सुहागा एक और चीता उसी का एक एडवांस्ड वर्जन उठा के ले आया। लोअर ऑफ कॉस्ट एनर्जी की तरफ खानी जाती है। IAS 2 लगेगा, इस साइड पे लगेगा। इस साइड पे क्या होगा? कंपनी परेशान है कि उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक नहीं रहे हैं, तो बेचने के लिए क्या कर सकती है? सेलिंग प्राइस कम करेगी, सेलिंग प्राइस मजीद कम करेगी, ताकि कम से कम जो मार्केट में सामान पड़ा हुआ है वो तो निकले, कुछ तो पैसे आए। फिर एक और रिस्क भी है, ये काफी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि मार्केट में अगर कोई सामान मौजूद अभी भी होगा तो शायद वो अपनी एक्सपायरी को छू रहा हो,
शायद वो एक्सपायर्ड होने के करीब करीब हो। तो एक्सपायर्ड माल को तो मैं एनआरवी पे भी नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, फार्मा, और ये ऐसी कंपनी है जिसमें एक्सपायर माल हमेशा पॉइजनस ही होगा। तो यहां पे एक और रिस्क है, एक्सपायरी ऑफ रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड्स भी। रॉ मटेरियल आया हुआ है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, क्या बनाए, और इस तरफ 21। अच्छा एक बात बताएं, मार्केट में कंपैरेटर आया हुआ है, आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है? आपके लिए बुरा है। एक तो हमारा मेन है, दूसरा पहले नहीं बिक रहा, और तीसरा कंपैरेटर भाई आके उसका एक मच इम्प्रूव्ड वर्जन ले आए हैं। क्या करूं, क्या करूं, हमारी गोइंग कंसर्न भी डाउट पे आ गई है। फिर ये जो पीपी जिसके ऊपर ये बन रहा है, ये भी क्या हो रही होगी आस्ता आस्ता, इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट की भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ से, उसको भी चेक करना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट, कंपनी ने, चूंकि कंपटीशन टफ था, तो अब पैसे लगाने किसके ऊपर, स्टैंडर्ड कौन सा, 38। 6 क्राइटेरियाज जिसको आप लगाएंगे कि रिसर्च को डेवलपमेंट में बदला जाए। और मेरे पास 6 लोग बैठे हुए लाइन में, 3 यहाँ बैठे हुए, 3 यहाँ बैठे हुए। IS 38 क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। पहला क्राइटेरिया क्या है, हाँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जी। दूसरा, मैं आ रहा हूँ पीछे भी, मुझे पता है इनसे नहीं होना, मैं अगला आप लोग ही हैं सारे, किताबें खोल लें। हाँ जी, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। हाँ जी, खवातीन पे आते हैं। फिजिबिलिटी जो सबसे आसान था आपने बता के साइड पे हो गई। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर रहे नहीं कर रहे, यूज या बेच सकते हैं। एक्टिव मार्केट किसने बोलना था, तो उसकी एक्टिव मार्केट है या नहीं है। अब इसे सीखा गया, मुझे पता है कि आपको एग्जाम में भी ये 6 बातें याद नहीं आ रही होंगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इतना बता दें कि अगर तो IAS 38 का क्राइटेरिया मीट हो गया, तो आप इस रिसर्च को क्या बना सकते हैं, डेवलपमेंट बना सकते हैं। मगर रिस्क क्या है कि इन्होंने इसको क्या बना दिया होगा विदाउट फॉलोइंग द क्राइटेरिया, डेवलपमेंट कॉस्ट। इससे क्या हुआ होगा कि रिसर्च एक्सपेंस कम और मेरा एक डेवलपमेंट एसेट बढ़ चुका होगा, जिससे मेरे फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट आ सकता है। फिर एक और रिस्क है, इनके पास आपको लग रहा है कि पैसे हैं ऊपर, नहीं, तो जो ये रिसर्च स्टार्ट हुई है ये किसी लोन से हुई होगी। लोन कहाँ से लिया होगा, स्टैंडर्ड कौन सा, 21 नहीं, 21 नहीं, 23 बोरिंग कॉस्ट लग सकता है। और अगर बैंक लोन से लोन बैंक से लिया हुआ है, तो इन्होंने क्या बनाया होगा, या हो सकता है कि इन्होंने बनाया हो एक स्केड्यूल, वो स्केड्यूल की वर्किंग सही है या नहीं। फिर इन्होंने जो लोन लिया होगा बैंक से, तो बैंक ने तो इनकी पहले फाइनेंशियल हालत देखी होगी और वो बहुत ही बुरी है, तो बैंक ने क्या डिमांड किया होगा, सिक्योरिटीज, कोवेनेंट्स। तो इन्होंने अगर दिए हैं तो क्या सही से डिस्क्लोज किया या नहीं किया। जो इंटरेस्ट रेट इनको चार्ज हो रहा है डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा, उसके मुताबिक ये लोग अपना इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, नहीं माइनस कर रहे। शायद आपको आंसर में इतनी बातें ना मिले, मगर दिमाग चलना चाहिए। कुछ बातें जो कि कॉमन है, जो आपको हर सवाल में मिलेंगी। एक IAS 37 वाली बात, ये हर सवाल में है। IAS 2 वाली बात हर सवाल में है। 21 वाली बात हर सवाल में है। लोन लिया है ये वाली बात हर सवाल में आपको मिलेगी। ये 4-5 बातें तो कंफर्म है, आप कोई भी सवाल पकड़ लें आपको लाजमी मिल जाएंगे। अब आपने काम करके आना है, आपने ना चाहते हुए भी, दिल नहीं भी मान रहा होगा, थके होंगे, उकताए होंगे, ये करना।
इसका सोल्यूशन मैं आपको रात में ग्रुप में डाल दूंगा। डन। जुम्मा करीब करीब है, भाग सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज। अदरवाइज ये मैंने करवाना था, 10 मिनट है वैसे मेरे पास अभी, बट चलें फिर आप लोग क्या ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज।